नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। विदेशी जमीन पर आजकल भारत विरोध बढ़ता जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया से भारत के खिलाफ फंडिंग जारी है, भारत विरोधी गतिविधियां जारी हैं। हमने कुछ ही दिनों पहले देखा कि लंदन में भारतीय दूतावास के ऊपर तिरंगे का अपमान किया गया। हालांकि भारतीय सरकार ने भी तत्काल कार्रवाई की है, लेकिन ये चिंता का विषय है कि विदेशी जमीन से क्यों भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और इसके पीछे वजह क्या है, इस स्पार्क के पीछे। और इस पे हमें विस्तार से बताने के लिए हमें बहुत खुशी है कि उदय इंडिया के स्टूडियो में मौजूद हैं राहुल कश्यप जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल कश्यप जी इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और प्राइवेट पॉलिसी के, पब्लिक पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं और इस पे अपनी बहुत दृढ़ राय रखते हैं। तो वो हमें बताएंगे कि राहुल जी, क्या मामला क्या, अचानक से भारत विरोध कैसे बढ़ गया विदेशी जमीन से। देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग पीछे मुड़ के अगर देखेंगे तो पिछले कई वर्षों में अगर देश के अंदर देखेंगे तो आतंकवादी गतिविधियां बहुत कम हुई। नक्सल वायलेंस बहुत कम हुआ है पहले से। इंटरनल सिक्योरिटी पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। जो आए दिन कहीं भी बम विस्फोट की घटना होती थी वो कम हो गई है। तो जो हमारा पोरस बॉर्डर था वो भी मजबूत हुआ। तो इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो उसमें घर के अंदर उपद्रव करने वालों को मौके कम मिल रहे हैं। अगर आप जो बड़ी घटनाएं हैं, पुलवामा, इस तरह की कुछ एक घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो पिछले कई वर्षों से आतंकवादी घटनाएं, नक्सली घटनाएं या इस तरह के जो बड़े आतंकवादी और उग्रवादी घटनाएं होती थीं, उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। आपने बिल्कुल सही कहा राहुल जी, क्योंकि हमने यूपीए के शासनकाल में वाराणसी में विस्फोट देखा, हमने मुंबई अटैक देखा, हमने अक्षरधाम पे हमला देखा। इस तरह कई घटनाएं हमने सामने देखी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नए रिजिम में शायद भारत से आतंकवादियों को भगा दिया गया है और विदेश जाकर उत्पाद कर रहे हैं। भगा दिया गया है ये कहना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उनको नियंत्रण में तो कर ही लिया गया है। उनको वो जो आज़ादी, जो छूट थी कि वो जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें यहाँ की जनता को डरा के रख लें और सरकार से अपनी बात मनवा लें और भारत एक सुरक्षित राष्ट्र के रूप में है या नहीं है, यहाँ इन्वेस्टमेंट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर उनका असर पड़ता था। ये कम हो गया है। लेकिन भारत विरोधी ताकतें जो हैं वो तो हैं। उनको भारत में मौका अगर नहीं मिल रहा है तो वो जो ताकतें हैं वो क्या करेंगी? वो नई जगह तलाश करेंगी जहां से, या नए रास्ते तलाश करेंगी जहां से भारत को कमजोर करने की कोशिश उनकी होती रहे। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि वो कौन से देश हैं, वो कौन सी जगहें हैं, ज्यादातर लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये तीन देश हैं, तीन जमीनें हैं, विदेशी जमीनें हैं जहां से भारत के खिलाफ गतिविधियां चल रही हैं। तो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से या एक डेढ़ दशक पहले की जो आतंकवादी और उग्रवादी घटनाएं थी भारत में, उसमें आप ध्यान करेंगे कि खालिस्तानी उग्रवाद की चर्चा भी नहीं थी कहीं। कश्मीर को नियंत्रण में कर लिया गया है। बाकी जैसे मैंने कहा कि उसको नियंत्रण में कर लिया गया था क्योंकि उस पर निगाह थी, फोकस्ड अप्रोच था। सरकार और जो बाकी एजेंसीज हैं उन्होंने उस पर काम किया। तो जो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो थे वो रेडार में थोड़ा नीचे रह गए। तो उनके लिए वो जगह कौन सी थी? क्या इसकी वजह ये नहीं है कि जितना अच्छा अप्रोच कश्मीरी यानी मुस्लिम आतंकवादियों के खिलाफ था,
उतना सख्त अप्रोच सरकार का खालिस्तानियों के सिख आतंकवादियों के खिलाफ नहीं था। नहीं, उसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे तो पिछले कई वर्षों से कि उसमें पंजाब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि उसने जिस समरसता के साथ पूरे पंजाब में बात चली है और 84 के दंगों के बाद भी वहाँ कोई सामाजिक सद्भावना में कमी नहीं आई है। वो जो सांझा चूल्हा की जो संस्कृति पंजाब की रही है वो लगातार चलती रही है। राजनीतिक उठापटक और जो वो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो सब अपनी जगह है, लेकिन पूरे सूबे में लोग एकमत थे कि आतंकवाद को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से ये थोड़ी सी उसमें ढिलाई आ गई थी, और ढिलाई आने की ये भी वजह, जैसा मैंने कहा कि भारत के अंदर जी जो दूसरे तरह के आतंकवाद हैं उसके लिए संभावना कम हो गई थी। तो जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको खालिस्तान में, खालिस्तानी जो आंदोलन है या जो खालिस्तानी सेसेशनिस्ट लोग हैं, उनको जगह कहाँ मिली है आप देखेंगे तो लंदन में और कनाडा में। कनाडा में पहले से भी ऐसा रहा है, और यूके में। राहुल जी, आपके जवाब से एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया की जो कि उनको सूट कर रही हैं और वो बड़े आराम से, बड़े धड़ल्ले से वहाँ से अपनी देश भारत विरोधी गतिविधियाँ चला रहे हैं। वहाँ की सरकार की जो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से कनाडा की सरकार ने जो कनिष्क आतंकवादी हमला था उसकी जांच ठीक से नहीं होने दी। यूके में अगर आप देखेंगे तो 47 के बाद से, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर पर हो या कई ऐसे मसले आए हैं जहां पर कि भारत के साथ वो खड़ा नहीं रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स रहे हैं, उसके साथ वो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया है। भारत के साथ जो कि डेमोक्रेसी है, मजबूत लोकतंत्र है, और लगातार लोकतंत्र है 47 के बाद से, जब से 1952 में चुनाव हुए हैं। पाकिस्तान के ठीक उलट ब्रिटेन चोज टू स्टैंड विद पाकिस्तान एंड अगेंस्ट इंडिया। तो वहां के हुक्मरान के अंदर जो एक कॉलोनियल हैंगओवर है वो अभी गया नहीं है, शायद जाते जाते जाए। जिस देश ने भारत से 45 ट्रिलियन की लूट की है, वो देश भारत को कैसे ऐसे छोड़ देगा? इसको दूसरे नजरिए से देखें राहुल जी, तो ऐसा नहीं लगता है कि क्या उन्हें खौफ है कि कहीं भारत को पूरी छूट मिल गई तो ये हमारे सिर पे बैठेगा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं? ये तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप जिस देश पर 200 साल तक शासन किया, जहां का कोहिनूर हीरा आप आज भी आपके मुकुट पर है, और वो देश जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, उसका हो रहा है, ब्रिटेन आज कहां है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी? इंडिया से नीचे। तो ये बर्दाश्त करना कॉलोनियल मास्टर्स के लिए यानी कि मुश्किल है। ये बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि हमें अंदाजा ना हो कि हम कितने ऊंचे हैं, लेकिन दुश्मन को पता है कि हम कहां तक जा सकते हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ब्रिटेन को दुश्मन कहना तो थोड़ा सा नहीं, दुश्मन नहीं कहें, लेकिन विदेशियों को पता है कि हम वो, लेकिन क्या है कि मैं पिछले 1965 की लड़ाई देखें, 71 की लड़ाई देखें, उसके पहले 47 48 में जो हुआ है, ब्रिटेन का स्टैंड हमेशा भारत को लेकर बड़ा अनसर्टेन है, और प्रो इंडिया अप्रोच बहुत ओपनली कभी हुआ नहीं है। और लेबर पार्टी में ऐसे लोग खासकर हैं, हाँ बिल्कुल, जो कि हमेशा इन द नेम ऑफ लिबर्टी वो भारत के लोकतंत्र की बजाय वो डिक्टेटरशिप्स को प्रेफर करने लगती हैं। अच्छा राहुल जी, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हम दर्शकों को भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जो लंदन में दूतावास, भारतीय दूतावास पर जो हमला हुआ था खालिस्तानियों का, और भारतीय झंडे का अपमान किया गया था, तो उसमें यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया है, और एक और ख़ास पीडीपीपी एक्ट लगाया गया है जिसमें सीसीटीवी कैमरे से उनकी पहचान करके
और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि उन सबकी जड़ें भारत में है। देखिए, एक तो ये है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग, इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। और इंटेलिजेंस शेयरिंग तभी होती है, बड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है वो, कि जब दोनों देशों के बीच और सरकारों के बीच में अगर सामंजस्य हो, ट्रस्ट हो। ट्रस्ट उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तभी इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाती है। और आप देखिए, अगर जिस दिन हाई कमीशन पर हमला हुआ है वहां के वीडियोस दिखा रहे हैं कि पुलिस वहां पर नगण्य है वहां, और उसका कोई रोल नहीं है। तो क्या हम मान लें कि वहां की पुलिस प्रभावी नहीं है, या ये मान लें, अगर ये नहीं मानते हैं तो हमें ये मानने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वहां की पुलिस और वहां की प्रशासन का सहयोग था, उन्होंने अनदेखा किया इस बात को। हालांकि आपके उसके बाद की गतिविधियां भी आपके सामने आई, जब भारत ने जो ब्रिटिश दूतावास है वहाँ सिक्योरिटी हटाई और बाद वहाँ घुड़सवार पुलिस लगा दी गई। दोस्ती एक तरफा नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और ब्रिटेन को ये बात समझ लेना चाहिए कि जिस भारत को वो लूट कर गरीब बनाकर चले गए थे 1947 में, वो भारत अब उनका गुलाम भारत नहीं है। जितनी जल्दी इस बात को समझें उतना उनके लिए अच्छा, क्योंकि भारत की चाहे अर्थव्यवस्था हो या जियोपॉलिटिक्स में स्टैंडिंग हो, उसमें अभी भारत की जरूरत सबको है। चाइना से भी अगर आप देखेंगे तो भारत अकेले अपने इश्यूज का निपटारा करने के लिए तैयार है, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। लेकिन वैश्विक पैमाने पर बाकी देशों को अर्थव्यवस्था ही नहीं, जो स्ट्रैटेजिक रीजन से भी भारत की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के उन देशों को जो अपने हैंगओवर्स में अभी भी जी रहे हैं कि ये नया भारत है, और ये सिर्फ भारत के साथ नहीं है, जो बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं अफ्रीका में भी, वो भी इसी तरह से अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ी होंगी। और जो पुराने कॉलोनियल मास्टर्स ने किया है और जो चाहते हैं कि हाथ मरोड़कर काम करवा लेंगे या वो उनकी मजबूरी है उस तरह से रहना, वो संभव नहीं है। दुनिया बदल रही है और यूरोप को इस बात को जितनी जल्दी समझ में आए, कनाडा को खासकर, कि वो फॉर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट्स अब भारत में जिस तरह के विदेशी मेहमानों का सत्कार होता है, खासकर जो सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जितने भी आए हैं पूरे विश्व से, उसमें अगर सबसे ठंडा स्वागत अगर किसी का हुआ है तो वो जस्टिन ट्रूडो का हुआ था। और ये मैसेज 10 दिन वो आए थे इंडिया में परिवार के साथ, और ये मैसेज और ये सिग्नल अगर वो समझ के नहीं गए और वहां के जो पॉलिटिकल क्लास है उसको नहीं समझा पाए, तो उनकी गलती है। एक प्रश्न उठता है जो मेरे दिमाग में अक्सर मुझे हॉन्ट करता है, मेरे दिमाग में अक्सर आता है कि कनाडा की में खास तौर पे खालिस्तान समर्थक गतिविधियां बहुत दिनों से चल रही हैं। भारत के पास क्या पनिशमेंट क्लॉज है जो कि कनाडा के सामने वो रख सकता है? क्या किस तरीके से दंडित कर सकता है इस गतिविधियों के लिए कनाडा को खास तौर पर? यूरोप का समझ में आता है, ऑस्ट्रेलिया समझ में आता है, कनाडा को कंट्रोल करने के लिए भारत के पास कौन सी स्टिक है? देखिए, असल में क्या है कि मेरे ख्याल से जो भारत का जो डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी अभी तक काम कर रहा है, उसमें कनाडा पर बहुत ज़्यादा फोकस गया ही नहीं है। अभी हम लोग चीन, अफ्रीका और स्पेशली यूएस, जापान, इनमें उलझे हुए हैं, और उनके साथ हमारे जो संबंध हैं वो पहले से बेहतर स्थिति में हैं। तो कनाडा पर जिस तरह से फोकस जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने बहुत अच्छा संबंध बना लिया है, क्वाड का हिस्सा है, तो वो एक अपनी जगह चल ही रहा है। लेकिन कनाडा पर अभी तक फोकस उस तरह से गया नहीं है।
और कनाडा के साथ देखिए, कनाडा को क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा तरजीह भी दे रहे हैं अभी। हम्म, तो कनाडा के साथ हमारे अभी जो आर्थिक संबंध हैं या जो डिफेंस रिलेशंस तो हमारे लिमिटेड ही हैं कनाडा के साथ। तो बेसिकली जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं उसको, और उसकी जो हिपोक्रेसी है, किसी भी सरकार की जो हिपोक्रेसी है, उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जब तक हम लोग एक्सपोज नहीं करते हैं, शुरुआत तो वहीं से होगी। ठीक है, तो ये था मामला। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न ये कि सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आ रही हैं, जो दिल्ली पुलिस ने खालिस्तानियों के खिलाफ जो धाराएं लगाई, उसके बाद उनको वीज़ा की दिक्कत आएगी, उनकी जो प्रॉपर्टी इंडिया में उस पर सीज करने की कार्रवाई भी हो सकती है। पासपोर्ट अगर किसी के पास है तो शायद वो सीज किया जा सकता है, क्योंकि वो देशद्रोही हो, EPA लगाया उनके ऊपर। तो इस बारे में मतलब कुछ ऑथेंटिक जानकारी है आपके पास? देखिए, इस पर तो अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जो मामला पुलिस में जा चुका है और वो दोनों देशों के बीच मामला चल रहा है, तो क्या डेवलपमेंट्स हैं वो अभी न बताई जाएगी और उसमें देरी होगी। लेकिन मेरा कहना उसमें दूसरी चीज़ है, जो मैंने इसके पहले जिस ओर इंगित किया था, कि स्कॉटलैंड यार्ड दुनिया की सबसे बढ़िया पुलिस मानी जाती है पूरी दुनिया की। कि अगर किसी भी जगह के पुलिस को अच्छा बताना होता है तो कहते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड की तरह है। और स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस उस दिन फेल हो गई या उसने आपको फेल होने दिया। लेकिन अगर पुलिस वहां की चाहेगी और सरकार के अंदर पॉलिटिकल विल होगा, अगर वो लिप सर्विस सिर्फ नहीं कर रही है, तो ये मामले ब्रिटेन जैसी देश में, लंदन जैसे शहर में लॉ एंड ऑर्डर पर जहां फोकस है, हालांकि डेमोग्राफी और उसकी वजह से वहाँ काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये बहुत कोई ख़ास बात होगी नहीं, बहुत आसानी से इंटरपोल के साथ मिलकर किया जा सकता है। तो राहुल कश्यप जी, जो बड़े फेमस सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उन्होंने हमें ये बहुत अहम जानकारी दी कि पिछले 10 सालों में भारत में आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर नकेल कसी गई है, इसलिए वो विदेशों में जाकर सक्रिय हो गए हैं। भारतीय भूमि पर उनके लिए जगह नहीं बची है। और राहुल जी ने हमें एक बहुत अहम बात बताई कि भारत की जो वैश्विक भूमिका बढ़ रही है, वही भविष्य में भी इन विदेशी धरती पर से चलने वाले भारत विरोधी एक्शन को कम करेगी। और शायद हम विदेशी ताकतों का सहयोग ज़्यादा देखेंगे भारत के प्रति। और हम उम्मीद करते हैं कि उदय इंडिया के दर्शक राहुल जी की बातों को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि इतने सरल शब्दों में शायद ही कोई समझा पाए विदेश नीति को। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे राहुल जी का। थैंक यू सर। और उम्मीद करेंगे कि वो हर हफ्ते आए और इसी तरह हमारा ज्ञान वर्धन करें। पूरी कोशिश।